हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी फॉर डिले, बट आप लोग को पता होगा साथ साथ एक और सब्जेक्ट चल रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो अभी मैंने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया है। सो अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सीरीज को पूरा एंड तक कंटिन्यू करेंगे। ओके। इसके अलावा सब्जेक्ट का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जो आपकी लेक्चर सीरीज है, बेसिकली आप एक चीज का ध्यान रखेंगे इसमें कि 9 यूनिट्स हैं इसके अंदर हमारी, है ना। सो हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे अच्छे से डिटेल्स में। सो लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी स्टूडेंट न्यू विजिट कर रहे हैं, है ना, चैनल पे, उन लोगों को नहीं पता होगा शायद कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर लें जरूर से, क्योंकि सारी जितनी भी एसेंशियल आपकी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ है या कोई लिंक है, प्लेलिस्ट है आपकी, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी प्लेलिस्ट आपको दोनों जगह मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं इसी वीडियो के। इसके अलावा आप जब ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे सो वहां भी देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है सो आप एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन करके भी डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से चैनल आपको कुछ दिखता है, राइट। सो जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि बिल्कुल आप अपडेट रहो टाइमली। सो आपकी 2 सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपका वैक का सब्जेक्ट है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो अभी हमारी सीरीज चल रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, राइट। सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी हम क्लासेस चल रही है। सो 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं चैनल पे, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसके लिए आप सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आप रिलेट कर पाओगे डे टू डे लाइफ से भी उसको। और जैसा मैं हमेशा करती हूँ, आई ट्राई कि मैं जितना इजी करके आपको समझा सकूं, जितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे सकूं जिससे आप कनेक्ट कर सको, उसी तरीके से पढ़ेंगे यहाँ भी। ओके। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सफर कर रहे हैं, सो दैट कि वो सही जगह सही टाइम पे पहुंच पाए, कि वो भी आपकी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। ओके। सब्सक्राइब का आपका टारगेट है 5000 का। मुझे इतना भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स पे कि आप बहुत आराम से पहुंचा दोगे। सो कर देना काम, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, कुछ जरूरी बातें ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पता हो, क्योंकि जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको डेफिनेटली मेरे तरीके पता चल चुके हैं कि मैम किस तरीके से पढ़ाती हैं, बट आई वांट कि जो न्यू स्टूडेंट है वो भी एक बार देख लें, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात, जब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ना साथ साथ, तो आई वांट कि आप ना शॉर्ट तरीके से अपनी नोट मेकिंग करते चलें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मांग मांग के थक गए, मैम नोट्स दे दो नोट्स दे दो, पर मैं कभी नहीं देती। इस चीज के यार हमेशा खिलाफ रही हूँ। सिर्फ एक ही फंडा है मेरा कि तुम्हें इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ना, सो आप कोशिश करो शॉर्ट नोट खुद से, फ्लो चार्ट बना बना के, है ना, जितना हो सकता है फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। एब्रीविएशन यूज करो, मतलब जिस तरीके से आप इसको कर सकते हो, इन शॉर्ट बनाने, एकदम क्रिस्प नोट बनाओ, राइट। इसके अलावा एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, अगर देखो आपको ना कुछ कुछ जगहों पर मैप भी मिलते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसी इमेज दिखती है जो रिलेटेबल होती है, सो यू कैन डू वन थिंग कि यार सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है सो आप ना कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, चाहे लेट हो जाता है समटाइम, क्योंकि और भी चीजें चल रही होती हैं साथ साथ, बट आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को रिप्लाई मिल जाए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। सो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एक और बात, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, देखो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है ना, उनका तो बैकग्राउंड है, सो दे अंडरस्टैंड दिस कि हाँ मैम जो भी बोल रही हैं वो हमने 12th में पढ़ा है। पर यहाँ बात हो रही है उन स्टूडेंट्स की जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, मुझे उनका भी बहुत ध्यान रखना है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना अच्छे से इजी वे में और जितना बैकग्राउंड क्रिएट करके बता सकूं, राइट। जैसे मैंने इंडिया फॉरेन पॉलिसी में किया, थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी मेकिंग के थ्रू बैकग्राउंड क्रिएट करके आप लोगों को बताए, सेम मैं यहाँ करूंगी कि मैं बैकग्राउंड दूंगी आपको, राइट। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये ना ओनली साइंस एंड कॉमर्स के लिए नहीं है, ये तीनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। क्या कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपने मेरी क्लास ले ली उसके बाद कोशिश करो जो नोट्स आपने बनाए ना, सिर्फ एक बार ना उनको रीड मार लो,
ठीक है, या फिर आपके पास कोई कंटेंट है, नहीं तो मैं आपको अपनी पीडीएफ भी अपनी पीडीएफ इन द सेंस की जो आपका मटेरियल होता है सब्जेक्ट का, एक जो कॉमन मटेरियल है जो सब यूज कर लेते हैं, वो तो मैं हमेशा डालती ही हूँ चैनल पे। आप वहां से भी इफ इसको रीड आउट कर लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, राइट। सो प्लीज एक बार इसको रीड करो। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, ठीक है, सो आप बिना सोचे आप मुझे पूछ सकते हो इजीली। आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ओके। इसके अलावा एक दो चीजें और, प्लेलिस्ट आपको मिली जाएगी तो आप आराम से वहां ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो इन द सेंस कि वहां से देख के बैक टू बैक अपनी क्लासेस कर सकते हो। कोशिश करना बीच में से ना उठा करना, सीरीज को ना ढंग से फॉलो करो, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्या करते हो ना, स्टार्टिंग वाली देख लेते हो, एंड वाली छोड़ देते हो। सम टाइम क्या होता है कि स्टार्टिंग वाली चीजें आपकी बार रिपीट नहीं हुई, अगली बार हो जाएंगी। सो आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए पूरे पूरे। सो बने रहना लास्ट तक। बाकी शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, जरूरी थी, इसलिए आप लोगों को बता दी मैंने टाइम से ही। सो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है हम उसका बेसिकली शुरुआत करते हैं। सो यूनिट 1, यहाँ नाम मैं मेंशन करना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। आप एक बार लिख लेंगे जरूर से, क्योंकि सिलेबस वैसे आप सबके पास होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आपकी यूनिट 1 का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट में आएगी वीडियो, क्योंकि एक ही में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगी डेफिनेटली, ठीक है। सो हम इस बेसिकली इसमें किस पे बात करने वाले हैं, बेसिक फीचर के बारे में। और ये आपको पता है कि ये चीजें ना इजी हैं, तो आप अपने मन में ये सोच के चलेंगे कि बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपन पढ़ने वाले हैं, डेली लाइफ की चीजें हैं, तो कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आराम से सुनना है इसको, राइट। सो ये आपका पार्ट ए है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें बेसिक फीचर। सो इसको आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये वाली बात सही है कि जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, मतलब संविधान की बात हो रही है ना, भारतीय संविधान की, कि जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, मतलब सर्वोच्च है, राइट। सो उसकी बात हो रही है। बेसिक फीचर की बात हो रही है कि किस तरीके से आप इसमें बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हो, या फिर ये वर्ड एग्जिस्ट करता भी था या नहीं था, फिर कैसे कैसे आपने इस पे काम करना शुरू किया, वो सब हम जानेंगे अपने पूरे एंटायर वीडियो में, राइट। इसके अलावा एक चीज और, अगर ये देखा जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट तो है ही, ये हम सबको पता है कि भाई ये एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसको पूरा प्रॉपर तैयार किया गया। हमें वो सारी स्टोरी याद है। एक बार मैं छोटा सा बैकग्राउंड क्रिएट करती हूँ सभी के लिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। आप लोगों को पता है कि जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की फ्रॉम ब्रिटिशर्स, है ना, अंग्रेजों से आजादी ली, जैसे ही आपने आजादी ली आपके पास वो टाइम था कि आपको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन करना था, है ना, मतलब लिखना था आपका। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब संविधान सभा ने पूरा फ्रेम किया इसको। इसको फ्रेम करने में बहुत टाइम लगा। जो हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता वो एक बार इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। 2 ईयर, मतलब YEAR को YR लिख रही हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, और 18 डेज। देखो कहीं कहीं ना आपको ऐसा भी हो सकता है 13 डेज भी मिले, 17 भी मिले, बट ऑफिशियली इट इज 18 डेज, राइट। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखने में इतना टाइम लग गया था। अब आप समझ लो इतना टाइम लगा है तो कितने अच्छे से पूरा आपने ढंग से डिटेल में लिखा होगा। तभी तो कहते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लेंथीएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत डिटेल में लिखा है हमने। ये वाली बात भी सही है कि बहुत सारी बाद में हमें जरूरत महसूस हुई तो हमने उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट किए। अगर अमेंडमेंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वर्ड, क्योंकि हमने कई बार यूज किया है, बट स्टिल अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो बता दूं, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। हिंदी में हम बोलते हैं संशोधन करना। कुछ कुछ पॉलिटिकल वर्ड होते हैं हमारे, है ना। सो आप चेंज करने की जगह लिखोगे अमेंडमेंट करना, राइट, टू बी अमेंड, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप शुरू करते हैं हम अपना, मतलब बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके प्रियम्बल की बात होती है, ये सारी की सारी चीजें हम मतलब ये सारी चीजें ही आप डिटेल में पढ़ोगे। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सब हम पढ़ेंगे आराम से, ओके। सो ये बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब उम्मीद है कि आप लोग आराम से मतलब समझ पाओगे पूरा लेक्चर। सो ये वाली बात सही है। पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आप देखोगे तो हमने, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या किया, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ट्राई करती है टू इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन्स टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। देखो ये हमारा अधिकार है कि हम पूरे गरिमा और सम्मान के साथ रहें, है ना। और अगर आप गरिमा और सम्मान के साथ कब रहोगे, जब आप सामाजिक और आर्थिक मानकों को सुधारोगे, राइट, मतलब सोशल और इकोनॉमिक
दोनों ही स्टैंडर्ड्स आपके इंप्रूव होने चाहिए टाइम के हिसाब से। जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आपको पता है हमारे समाज में पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, कास्ट के बिहाफ पे, जात वात के ऊपर। सो आपको पता है आपको अपने स्टैंडर्ड सुधारने पड़ेंगे कि हाँ यार ये डिस्क्रिमिनेशन हटाओ तभी हम सब डेवलप कर पाएंगे, वो खत्म किया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप विमेन्स के केस में देख लो, सती प्रथा थी, राइट, कि हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो विमेन को सती होना पड़ेगा हस्बैंड के साथ, मतलब उसको भी मतलब एक तरीके से आत्मदेह करना पड़ेगा, राइट, कि अपनी आत्मा त्यागनी पड़ेगी या फिर मर जाना पड़ेगा, जलना पड़ता है एक तरीके से डेड बॉडी के साथ। सो अब यार ये गलत था देखा जाए तो, क्योंकि विमेन तो रीजन नहीं है उनकी डेथ का। सो चाहे उनकी डेथ किसी भी रीजन से हुई, मैं क्यों मारी जाऊं, समझ रहे हो। सो विमेन का ये वाली बात जो थी कि मेरी क्या गलती इसमें, मैं क्यों सफर करूं। और अल्टीमेटली ऐसा भी तो नहीं होता था ना कि अगर कोई विमेन मर रही है तो कोई मतलब मेल भी तो साथ में सती नहीं हो रहा ना देखा जाए तो। सो ये क्राइटेरिया कैसा है, इलॉजिकल बात है, तो इसको अबॉलिश किया गया, इसको खत्म किया गया। तो आपने क्या किया, अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को रेज किया। ऐसे ही आप इकोनॉमिकली देखोगे तो इकोनॉमिकली भी आपने चीजें थोड़ी थोड़ी सी सुधार की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका संविधान की बात हो रही है, ये एक कानूनी दस्तावेज है, सही बात है, लीगल डॉक्यूमेंट है। आप इसमें एक चीज देखते हो कि यहाँ पे क्या है, जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटा सा बच्चा पढ़ता है ना जैसे कोई नई चीज, जब हम संविधान के बारे में कभी पढ़ते हैं या सुनते हैं, यही सबसे पहले बताया जाता है कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ना सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है, जिससे कि आप अपनी कंट्री को किस तरीके से गवर्न करोगे वो लिखा है उसमें, समझे। तो बिल्कुल सीधी बात यही बात है क्या कि ये वो क्या है, सीधी बात नो बकवास, है ना, लाइन बन गई। सो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है कि कोई रूल एंड रेगुलेशन जो भी आपका लिखा है आप सिर्फ वो फॉलो करेंगे। इसके ऊपर आप कोई भी नया रूल अगर बनाते हैं तो पूरा एक प्रोसेस, पूरी एक प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो भी संविधान में लिखी है कि नया रूल लाना है तो कैसे लाना है, क्या लाना है, तो सब कुछ आपका लिखा है कि आपको अपनी सरकार को चलाना है, आपको अपने देश को चलाना है। तो ये बेसिक नियम है, कानून है जो आपको फॉलो करना है, आपको मतलब हम सबको फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जीवंत दस्तावेज। जीवंत समझ रहे हो, देखो अगर लिविंग की बात हो रही है दैट मीन्स कि वो जिंदा है, जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हो। इसको लिविंग बोलते ही इसीलिए, क्यों, क्योंकि कीप ऑन चेंजिंग है ना, किसके हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। क्योंकि जिस टाइम संविधान लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बिल्कुल ना डिटेल में स्टडी करके, बिल्कुल गहराइयों से अध्ययन करके तब लिखा, सही बात है। बट अब आज का सिनेरियो चेंज हो रहा है, बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर उस टाइम पे नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर ऐसे सिनेरियो भी क्रिएट होंगे, तो आज क्रिएट हो रहे, तो आप जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हो, उनमें चेंज लेके आ रहे हो। तभी तो हम कहते हैं हमारा संविधान दोनों ही चीजों में है। हमारा संविधान क्या है, आप ये वाले वर्ड्स पढ़ते होंगे, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है, मतलब जहां जरूरत है हम फ्लेक्सिबल भी हैं, लचीले भी हैं, है ना। और रिजिड मतलब कठोर, कि जहां जरूरत है हम एकदम कठोर भी पड़ जाते हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि जिस मर्जी का मन करेगा जो मर्जी चेंज कर देगा, समझ रहे हो। सो ये वाली बात हो गई। और एक चीज और है, आपका जो संविधान है वो दिखाता है पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ अ पीपल ऑफ कंट्री, कि किस तरीके से लोगों की राजनीतिक आकांक्षा का मतलब जो नजरिया है वो आपको दिखता है ऐसे, कि हाँ लोग कितने अवेयर हैं या फिर लोगों की कितनी अहम भूमिका है। इसके अलावा आप ये देखोगे इसमें नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि किसी भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, मतलब अगर आपको अपने देश को बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से लंबे समय तक खुश रखना है, डेवलप्ड रखना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, तो कुछ कुछ आपकी जरूरतें और ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जो आप पूरी करते चलते हो, कुछ उद्देश्य हैं वो हम देखेंगे। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, सो बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर देखी जाए तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह तो है कि आप अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, अपनी कंट्री के गवर्नेंस के लिए कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, राइट। और एक चीज और है, अगर आपको कंट्री पे गवर्न करना है सो ये एक इसको एक मार्गदर्शक की तरह, है ना, कि आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह, कि आप एक गाइड बुक की तरह इसको फॉलो करोगे। अच्छा एक चीज और आपको ये पता है कि हमारे संविधान में या फिर हमारी कंट्री में, हम अपने देखते हैं, हम रह रहे हैं अपनी कंट्री में, राइट, तो हमें बहुत सारी चीजें पता है कि जो पावर है वो भी डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन चीजें हैं, है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनमें कामों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। इससे क्या होगा कि भाई एक दूसरे के काम में भी बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं होगी, हालांकि कभी कभी हो जाती है, वो एक अलग चीज है, पर इन जनरल देखा जाए तो हमने पावर बांट रखी है, राइट। सो ये सारी चीजें। इसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है,
सॉवरन है। सॉवरन समझते हो ना, संप्रभु है, मतलब कि हम अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल आजाद हैं और इतने कैपेबल हैं कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ जिससे हम सभी रिलेट कर पाते हैं कि अगर अपने घर में कोई हमें डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली हम अपने पड़ोसियों से नहीं पूछते। आप अपने पड़ोसियों को जाकर पूछते हो क्या, यार भाई ऐसे ऐसे दिक्कत सी हो रही है, बताओ क्या करना चाहिए? सो नहीं पूछते हैं ना हम। बेसिकली होता क्या है कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी फैमिली की पर्सनल चीजें हैं तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, किसी पड़ोस की मदद नहीं लेते हो। या फिर मदद लेने की बात है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो वहां तो लोगे ही, पर नॉर्मल कोई डिसीजन लेना है कि हाँ भाई हमें घर खरीदना है या फिर कुछ भी ऐसा काम जो पर्सनल है, तो भाई हम क्यों अपने पड़ोसियों से पूछेंगे या फिर किसी को भी पूछेंगे? नहीं पूछते। हम अपना देखते हैं कि हाँ हमारी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो सेम विद कंट्री, कि आपकी कंट्री इतनी कैपेबल है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम अपने पड़ोस की जो कंट्री है उनसे थोड़ी जाके पूछेंगे कि भाई आप बताना हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी रख लें, हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को किसको चूज कर लें। नहीं, ये हमारा मैटर है तो हम खुद सुलझ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, राइट। सो ये है संप्रभुता, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। भाई इतना लेंथीएस्ट है तो मैंने पहले ही बता दिया, तो सही बात है कि इसको अच्छे से लिखा गया है प्रॉपर। और ये वाली बात सही है कि इसको पूरा प्रॉपर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको लिखा गया, और उसमें भी जो आपके इलेक्टेड पीपल थे, हालांकि कुछ डायरेक्टली थे कुछ इनडायरेक्टली, वो एक अलग बात है। सो जुलाई 1946 में हुआ। इसके अलावा आप ये देखोगे कि मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया था। ये भी बात सही है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना, अब यहाँ वही बात है कि कुछ कुछ हमारे अदर स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को बस ऐसे समझें कि आपको देखो, ये तो हम सबको पता है, चाहे हम दूसरी स्ट्रीम के भी होंगे, हमें पता है कि हमारे देश का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ है, राइट। और ये भी पता है मुस्लिम लीग ने किया था। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो हम सबको एज अ जर्नल नॉलेज भी पता होती है, फिर कहानी है यार, मतलब हम सबने फेस किया है, मतलब एक्सपीरियंस रहा है। हमने नहीं किया है तो बट हमारे जो बुजुर्ग थे या फिर जो भी हमसे पहले वाली जनरेशन थी, उनसे पहले वाली जनरेशन थी, बहुत सफर किया, तो ये सब हमारे खूनों में आज भी है कि हमें, मतलब हमें कितना एग्रेशन आ जाता है ना ये सारी चीजें सुन के। सो ये वो वाली चीज है कि हम सबको पता है मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया था, और बॉयकॉट करने के बाद भी, मतलब बहिष्कार करने के बाद भी हमने अपना काम बराबर किया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बारी पूछ लेता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ कि आप लोग कल को चाहे यूपीएससी में बैठो चाहे एसएससी में, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, ये चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से भी सुनोगे ना, या नोट मेकिंग में इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दो हल्का सा, या स्टार मार्क कर दो, सो आपको ध्यान रह जाएगा, राइट। इसके अलावा ये बात मैंने आपको बताई थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, काफी लंबा टाइम लगा, बट हाँ इसको प्रॉपर अच्छे से लिखा गया, अपना बेस्ट दिया हर किसी ने। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, बट ये इंप्लीमेंट में आया, केम इनटू फोर्स की बात हो रही है ना। सो 26 जनवरी 1950 में ये इंप्लीमेंट में आया। हमने इसको मतलब यूज करना शुरू कर दिया, इसके बिहाफ पर गवर्न करना शुरू कर दिया। बाकी इस वाले पार्ट में बेसिकली जो हमारी यूनिट 1 का पार्ट 1 है, इसमें बेसिकली हम 3 बेसिक सेक्शंस पर पढ़ेंगे। क्या, एक तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या आपके बेसिक फीचर हैं और कौन से क्रूशियल है ना, कौन सी बुनियादी विशेषताएं ऐसी जिसके ऊपर आप देखोगे कि इंडियन पॉलिटी का पूरा आधार है, और स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज थोड़ी सी हमें पता हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे बेसिक फीचर का, क्योंकि कोई भी चीज है, देखो यहाँ वो वाला रूल है जो मैं हमेशा बताती हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी ना 100% नहीं होता। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे इस रूल को कि कुछ ना पूरा अच्छा होगा ना कुछ पूरा बुरा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर है तो कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ अच्छाई भी होंगी, राइट। सो ये वाली चीज हो गई। और इसके अलावा आप इसका इंटरप्रिटेशन देखोगे, इंडियन जुडिशरी, अलग अलग केसेस हुए है ना, और अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टेटमेंट्स आई, तो उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। सो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और नई नई नॉलेज भी मिलेगी आपको। कल को आप किसी को, मतलब ऐसे नॉर्मल कहीं बात होती है, कुछ भी होती है, तो आप सुनोगे या अपनी बात रखोगे तो आपको मजा आएगा कि अच्छा हमें नॉलेज है इस चीज के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सबको पता है। एक बात और है, देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है, बट हमेशा हर जगह नहीं होता, ये बात भी सही है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हालांकि ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है ना, वहां पर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पर ऐसा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं लिखा हुआ, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, है ना, इन सबके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ये वाली बात सही है ब्रिटेन के बारे में कि हाँ, ये बात सही है कि उनका, मतलब इवन यहां आएगा डज हैव, है ना, कि उनके पास क्या है, डज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रीजन क्या है कि अब देखो
पूरा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ जैसे हमारा लिखा हुआ, एक पूरी बुक है हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। सो वहां कोई ऐसी प्रॉपर बुक नहीं है, बट वहां पर छोटे छोटे से क्या है डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको वो क्या कहते हैं मतलब जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर कुछ कुछ चार्टर्स हैं आपके, ठीक है, कुछ कुछ स्टेटस हैं, कुछ कुछ एक्ट हैं, रूल हैं, रेगुलेशन हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं टाइम टू टाइम, और जरूरत पड़ने पर उन्हें चेंज भी करते रहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में, किताब के फॉर्म में नहीं है, सो इसलिए वो रिटर्न नहीं है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आप क्या बोलोगे, अनरिटन है ये, ठीक है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये बात सही है कि इंडिया जाना जाता है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसकी पहचान है कि भाई ये लॉन्गेस्ट है सबसे ज्यादा, ठीक है। जो इसके फाउंडिंग फादर है, मतलब जिन लोगों ने इसको लिखा है ना, उन्होंने क्या किया, इसको डिटेल डॉक्यूमेंट है, पूरा अच्छे से विस्तृत में है पूरा दस्तावेज। और इन्होंने कोशिश की, क्योंकि एक बात बताओ ना, मैं आपको क्या बता रही थी, 2 साल लगे, 11 महीने लगे, है ना, 18 दिन लगे यार, इतना टाइम लगा, तो दैट मीन्स डिटेल तो होगा ही। तो डिटेल है तो मतलब इन्होंने ऑल एस्पेक्ट, पूरे 360 डिग्री एंगल्स को कवर करने की कोशिश की अपने सिस्टम की। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूनाइटेड स्टेट का, जिसके सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये वाली बात सही है कि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स थे इंडिया के अंदर, बट धीरे धीरे टाइम के हिसाब से क्या होता है, जैसे जरूरत बदलती है, टाइम बदलता है, तो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, और जरूरत के हिसाब से हम वेरियस अमेंडमेंट करते हैं, जो कि हमने किए हैं, मोर देन 100 अमेंडमेंट किए हैं हमने, राइट। ये बात भी सही है कि जो हमारे फ्रेमर थे उन्होंने ये लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा, बट बात ये थी कि हमें अच्छे से लिखना था, क्योंकि हमारे यहाँ प्लूरलिस्ट कैरेक्टर है, मतलब बहुलवादी चरित्र बहुत है, मल्टीकल्चरलिज्म है, क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो भाई इंडिया में जब इतनी डाइवर्सिटी है, तो आपको हर एक चीज को आपने ध्यान में रखा है, हर कास्ट को, हर रिलीजन को ध्यान में रख के आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ताकि किसी को ये फील ना हो जाए कि यार हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। तभी लास्ट मोमेंट तक भी इसमें काफी चेंजेस हुए। सो इसलिए ये बिग कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि इंडिया में ये चीज बहुत मैटर करती है कि हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, एथनिक्स मतलब अलग अलग एग्जिस्ट कर रही हैं, सही बात है ना। तो अलग अलग विभिन्न भाषा, जाति, धर्म और जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इन सबका ध्यान रखा गया। इसके अलावा ये बात सही है, इंडिया एक लार्ज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, एग्रेरियन है, मतलब कृषि अर्थव्यवस्था वाली है। आप ये जानते हो कि हमारे यहाँ कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है या इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसके बिना आप अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा डीपीएसपी की बात हो रही है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके संविधान में, पर वही वाली बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसकी बात करो, इसके कंपैरिजन में फंडामेंटल राइट की बात करोगे ना, एफआर लिख रही हूँ, फंडामेंटल राइट को समझ जाना, राइट। सो ये कोर्ट्स में जस्टिसएबल है, मतलब इन्फोर्सेबल है। अगर कल को इनका वायलेशन होता है, कोई आपको नहीं दे, तो आप तुरंत भाग के जाओगे कोर्ट, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्टली, राइट। सो ये आपको कहीं ना कहीं प्रिविलेज है फंडामेंटल राइट में, कि आप जाते ही बोल सकते हो कोर्ट में कि जी हमें तो हमारा ये राइट नहीं मिल रहा। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, कि अगर आपको ये नहीं मिल रहे या इनके आधार पर कोई कार्य नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि जी हमें तो ये वाला काम नहीं हो पा रहा हमारा। अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते अल्टीमेटली, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट लॉन्च मेरा सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करिए सरकार ने, जितने भी आपके ऐसे लोग हैं, है ना, जिनकी कंडीशन बिल्कुल डाउन है, जो बैकवर्ड है सोशली या फिर पुअर हैं हर तरीके से, राइट। सो सोशो और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स चलाए गए, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, ताकि लोगों की सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को क्या किया जा सके, मतलब शुरू किया, ताकि लोगों की स्थिति को सुधार किया जा सके। इसके अलावा 1947 की अगर बात करूं, तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। जिस टाइम पे हमारा पार्टीशन हुआ, प्रिंसली स्टेट को साफ साफ बोल दिया था, मर्जी है आपकी, आप चाहो तो इंडिया का पार्ट बन जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइम पे, कि बहुत सारे तो ऐसे आके खड़े हो गए थे, कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट, जो ये कहते हैं कि जी हम तो आजाद रहेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब यार एक बात बताओ, पूरा मैप का मतलब हाल कैसा होता है, इमेजिन करके देख रहे हो। दूसरी बात यह कि तभी तो हमारे जो आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जाके इंडिविजुअली हर प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया, बनाया। कुछ कुछ में प्रॉब्लम भी रही, बट कोशिश की कि हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें और चीजें मतलब फेवर में लें, और ऐसा हुआ भी अल्टीमेटली, ठीक है। एक और सबसे बड़ी बात, मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है कि इंडिया जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस अटेन कर रहा था, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पूरा कबाड़ा करके गए थे, मतलब सब कुछ लूट के ले गए थे वो, तो उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं हमें किसी भी हाल में, सही बात है। सो हमें सब कुछ रिवाइव करना था, अपनी इकोनॉमी भी, अपना सोशल स्टेटस भी, सब कुछ हमें ठीक करना था अपना, ठीक है। सो इंडिया में ये चीज डिसाइड हुई,
ऑल्दो नेहरू को और बहुत सारे ऐसे आपके लीडर्स हैं जिनको सोशलिज्म बड़ा पसंद था, क्योंकि उसमें वेलफेयर की बात हो रही है। पर ये बात भी सही है कि आप बिना प्रॉफिट अर्न किए कैसे वेलफेयर कर दोगे, सही बात है ना। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो उस टाइम पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर पर जोर दिया गया, इसलिए आपकी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड हुई, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे, ये हम सबको पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसके अलावा आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का देखोगे कि उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, है ना, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने लार्जली प्राइवेट हाथों में दे दी थी चीजें। इसके अलावा NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न एजेंसी, है ना, फ्रंटियर एजेंसी होगा वैसे इसकी फुल फॉर्म, राइट। सो ये काफी डिस्टर्ब रीजन था, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले। सो यहाँ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत कटा हुआ सा फील होता था। उनको ऐसा लगता था कि यार हम इंडिया का पार्ट ही नहीं है ना। इवन आज भी आप अगर देखोगे, आज तो ना बहुत परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, पर अगर आप उन दिनों की बात करोगे ना, तो आप वहां अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करते ना लोगों को, तो बहुत लोग तो खुद को इंडिया का पार्टी नहीं मानते थे। वो आपसे पूछते थे अच्छा आप इंडिया से आए हैं, मतलब बताओ कैसी बात है कि वहां लोग इतना ज्यादा, मतलब आपको लगा है सेपरेशन, एलिनेशन फील करते हैं एक दूसरे से, कि अच्छा हम इंडिया का पार्ट है। वो खुद आपको ऐसा क्वेश्चन कर देंगे, ओके यू कम फ्रॉम इंडिया, ओ भाई साहब, मतलब आप खुद भी तो इंडिया में हो, पर उनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि उनका आपस में तुम्हारे साथ इतना रिलेशन ही बिल्ड नहीं हो पाया अल्टीमेटली। सो ये वाली बड़ी मतलब दिक्कत रही। इसके अलावा आप देखोगे कुछ कुछ रीजन आपके, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, है ना, इनको आपने फिर अपने शेड्यूल 6 में पूरा प्रॉपर एक दिया आपने कि हाँ भाई आपका भी एक वजूद है या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा आप देखोगे ब्रिटिश बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इसमें मतलब क्योंकि ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही थे ऑलमोस्ट हर जगह पे, राइट। सो ये सारी प्रॉब्लम थी। और आप ये देखोगे इनको तसल्ली देने के लिए इनका स्टेटस अप्रूव करना बहुत जरूरी था, तो आपने अपने शेड्यूल्स में भी इनको जगह दी। स्पेशली आर्टिकल 244 to 75 उसी से रिलेटेड है। शेड्यूल 5 में भी आपने जो ट्राइबल रीजन है उसको शामिल किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बहुत जरूरी है आप हर किसी का ध्यान रखो। हर किसी का मतलब हर किसी का, आपको अपनी पूरी कंट्री का ध्यान रखना है, राइट, नॉट पर्टिकुलर पार्ट, पूरा होल नेशन लेके चलना है आपको, ठीक है। ये बात सही है, डाइवर्स लैंग्वेज है भाई, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग हम क्षेत्र में रहते हैं, रीजन में रहते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग की बात करोगे, मतलब डिवाइड है ना भाई पूरा का पूरा, मतलब डायरेक्शन देख लो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह अलग अलग बोली बोली जा रही है, अलग कल्चर है, बिल्कुल ही अलग, एक्सट्रीम अलग है। नॉर्थ में चले जाओ हिंदी पंजाबी ये सब बोल रहे हैं, वेस्टर्न में चले जाओ गुजराती मराठी चल रही है, साउथ में चले जाओ तेलुगु तमिल और कन्नड़, ठीक है, केरला में चले जाओ मलयालम यूज हो रही है। अब ईस्ट में चले जाओ सो उड़िया बंगाली यूज हो रही है, ठीक है। इवन नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां फिर और अपनी लैंग्वेज असमी वगैरह, है ना, और जो उनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो सब यूज हो रही हैं। अब आप समझ रहे हो ना कि कितनी सारी चीजें, इतनी डाइवर्सिटी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है जिन्होंने बनाया भाई, वो हर किसी का ध्यान रख के हर किसी को एड्रेस करे, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए, राइट। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें, जैसे आप ये देखोगे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या है, मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको आपकी सॉवरेनिटी को दिखा रही है ना, एक सेंस को कि हाँ भाई आप सुप्रीम हो, मतलब आपका सॉवरन सुप्रीम है, सॉवरन कह रही हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और यहाँ सारी अथॉरिटी किसके हाथ में, आपके हाथ में, जनता के हाथ में, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है भाई वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है ना, डेमोक्रेटिक नेशन है। सो हमें पता है कि सरकार भी हम बना रहे हो, और बन किस में से रही है सरकार, बन भी हम में से ही रही है ना। सो अल्टीमेटली पावर किसके पास, लोगों के पास। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जो आपके वर्ड है, जैसे आप इसमें इस डॉक्यूमेंट में भी देखोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ लिखा भी एग्जैक्टली वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में हर फ्रंट पेज पे दिखेगा, चाहे आपकी कोई सी भी किताब हो किसी भी स्ट्रीम की, आप हमेशा देखते होंगे प्रियम्बल हम सबकी किताबों में है, राइट। सो यहाँ आपको सीधा दिखता है कि यहाँ अल्टीमेटली सुप्रीम कौन है ना। अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में देखा जाए या वैसे देखा जाए अथॉरिटी फॉर्म में, सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई कौन है, लोग हैं, हम हैं, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तभी तो शुरुआती वी द पीपल ऑफ इंडिया से हो रही है, हम भारत के लोग, समझ रहे हो। यहाँ मैं की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंगल एंटिटी नहीं, यहाँ हम सबकी बात हो रही है, जनता की बात हो रही है कि यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है लोग, ठीक है। और यहाँ क्लियरली आपको डिस्टिंक्शन दिखेगा कि पावर किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से हम अपनी ही पावर, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो ना, तो आप अपनी पावर ट्रांसफर कर रहे हो ना उस बंदे को, और वो फिर अल्टीमेटली आपके भले के लिए काम कर रहा है, और वो पूरा प्रोसेस हम सबको पता है। इसके अलावा इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ये हमें पता है, गणतंत्र देश है,
है ना, बहुत जरूरी है। और ये वाली बात सही है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो हम अपने हेड है ना उसको भी इलेक्ट करते हैं, कंट्री का जो हेड है उसको भी चुना जाता है। जबकि अगर आप बात करो जैसे ब्रिटेन को देखोगे तो ब्रिटेन में क्या है, जो आपकी गवर्नमेंट का हेड है वो हेरिडिटरी वन है, मतलब वंशानुगत है, मतलब वहां वंश के आधार पर चल रहा है। मतलब अभी जो भी आपके किंग होंगे या क्वीन होंगे तो उनके फिर मतलब उन्हीं के फैमिली का ही मेंबर होगा, अगला जो भी होगा नेक्स्ट, कोई और नहीं होगा, राइट। जबकि हमारे यहाँ पर तो पूरा भाई इलेक्शन है, ठीक है। सो मेथड कुछ और हो सकता है। जैसे अब हमारे यहाँ पर हम अगर देखें हेड ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं, और अगर इसको भी देखें तो हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट को भी तो आप चूज ही कर रहे हो ना, चाहे आप नहीं कर रहे, आपके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, ठीक है। बट चूज तो हो रहे हैं ना, इलेक्ट तो हो रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि वंशानुगत चल रहा है, हेरिडिटी के बिहाफ पर चल रहा है, ऐसा नहीं है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर की बात हो रही है कि इंडिया में आपको पता है, देखो ये बात सही है कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हुआ रिलीजन के बिहाफ पर, है ना, पाकिस्तान और जो इंडिया है ना, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। बट दैट इज ट्रू कि जो पाकिस्तान है उसने तो खुद को डिक्लेयर किया इस्लामिक स्टेट, बट व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया ने तो कभी खुद को मतलब हिंदू स्टेट नहीं बोला। सो वी ऑलवेज सेड दैट व्हाट वी आर सेक्युलर कंट्री, राइट। सो अगर हम खुद को सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हिंदू, इस्लाम। और देखो अच्छी बात यह है कि लाइक भले ही जो दूसरी कंट्री है मतलब पाकिस्तान पर्टिकुलर रिलीजन के बिहाफ पर हुई, बट हमारी कंट्री में भी सब सर्वाइव करते हैं, राइट। सो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, बुद्धास, जैनीज, पारसी, बहुत सारे, राइट। इसके अलावा ये बात सही है सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक हमारे यहाँ शुरू से ही है, और ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट 25 से 28 के आर्टिकल में। इसके अलावा हमारे यहाँ भाई हमने अपने लोगों को पूरी की पूरी परमिशन दे रखी है कि कोई भी रिलीजन के लोग हो आप अपनी प्रैक्टिस को चला सकते हो और प्रोफेस कर सकते हो अपने रिलीजन को अपनी मर्जी से। पर हाँ, फर्क इतना है कि कोई हिंसा ना हो, कोई वायलेशन ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो दूसरे को हार्म करे, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखा जाए, बाकी आप अपने काम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा ये बात सही है कि इंडिया में मेंशन नहीं था ये टर्म सेक्युलर वाला, है ना, पर इसको ऐड किया गया प्रियम्बल में। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, आपका प्रियम्बल में इसको ऐड किया गया सेक्युलर टर्म को। सोशलिस्ट स्टेट की अगर बात की जाए तो वही वाली बात है कि ये वर्ड भी आपका फाउंड नहीं होता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसको भी लेटर ऑन आपने क्या किया, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, चैप्टर 4 में, मतलब जो आपके डीपीएसपी है, सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, है ना, वो आप आगे देखोगे किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों की बात हो रही है। सो वो यहाँ मिलता है। इसके अलावा जो हमारे फ्रेमर हैं जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि डेमोक्रेसी का मतलब यही है क्या, कि जरूरत के हिसाब से आपको काम करना। पर एक और चीज कि आप जब तक गरीबों की स्थिति नहीं सुधारोगे, वीकर सेक्शन की स्थिति नहीं सुधारोगे, जो गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, अगर आप उनकी परिस्थितियां नहीं सुधार पाओगे तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मतलब बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से काम करो। इसके अलावा आपकी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशलिस्ट टर्म को प्रियम्बल में ऐड कराया, वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि हम सबसे पहले इनिशियली देख रहे थे कि सबसे ऊपर कौन है, संविधान है ना, सर्वोच्चता किसकी, संविधान की सर्वोच्चता, जो भी चलेगा संविधान के हिसाब से। इसके अलावा ये बात सही है कि कभी कभी आप देखोगे कि इन सारी बातों का कि कौन किसकी सुप्रीमेसी है कैसे नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें टाइम टू टाइम आपका सुप्रीम कोर्ट भी बताता रहता है। केशवानंद भारती केस में भी ये सारे इश्यूज मतलब हुए थे, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आप आगे देखोगे, राइट। इसके अलावा ब्रिटेन इंडियन जैसे लाइक ब्रिटेन, वो कहने ब्रिटेन की तरह भारतीय संसद की सर्वोच्चता नहीं है, मतलब ब्रिटेन में कौन है, सुप्रीम पार्लियामेंट, जबकि इंडिया में सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये बात समझ में आई। इसके अलावा आप देखोगे कॉम्प्रोमाइज अगर देखें, है ना, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू, देखो इनके बीच में भी कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब समझौता होता है संसदीय सर्वोच्चता की। संसद की सर्वोच्चता ज्यादा है या फिर न्याय समीक्षा, न्याय समीक्षा समझ रहे हो ना, कि जब मतलब कोई भी कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, सो उसको रिव्यू किया जा सकता है या फिर समीक्षा की जा सकती है, वो खुद अपनी ही बात से, मैं ये नहीं कहूंगी पलट सकते हैं, बट हाँ टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, वो अभी उन्होंने कोई और बात बोली, कल को सिचुएशन अलग है तो वो कुछ और बोल सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ऐसे में, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी, वैसे इनटू फोर्स की बात है तो 1950 होगा यहाँ पे, राइट, ये मिस्टेक हो गई है, सो उसको ठीक कर लेना, 1950 की बात हो रही है, यहाँ भी ठीक कर देती हूँ 1950, ठीक है। तो संविधान लागू हुआ 1950 में, ये बात सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। और अमेंडमेंट कब होते हैं भाई, जब जरूरत होती है, जब जरूरत महसूस होती है कि हाँ भाई चलो कुछ बदलाव करना है। सो ऐसे कुछ कुछ केसेस भी हुए हैं जिनमें बातें उठी हैं, जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान केस हो गया। आप ऐसी जगहों पर देखोगे जहां पर अनलिमिटेड पावर दे दी पार्लियामेंट को कि आप चलो अमेंडमेंट कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। गोलकनाथ केस देख लो 1967, मतलब ये ऐसे
केसेस हैं जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट्री और जुडिशरी के बीच में, कि किस तरीके से आपकी जो पार्लियामेंट है और जो जुडिशरी है वो बैलेंस फॉर्म में काम करे। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, कभी जुडिशरी हो जाए, राइट। बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस बात की सुनवाई भी एक अच्छी खासी लार्ज बेंच में हुई थी केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 का है। और सारी आप केस स्टडी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एक कोर है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कोर्ट ने अपने मेजॉरिटी डिसीजन यही दिए हैं कि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप पार्लियामेंट को अलाउ करते हो कि हाँ चलो आप बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी चीजों में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। और ये अमेंडमेंट का आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद कर लो। वो कहते हैं ना खून में घोल लो, वो वाला सिस्टम कर लो प्लीज, कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा, तो भाई 368 के थ्रू होगा। मतलब सीधा रट लो इसको एकदम से। जैसे अपन वो टेबल याद करते थे ना बचपन में, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके, तो ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल्स ना अपन टिप्स पे रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल 368। सो ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि ये बात क्लियर है कि ना तो आप ये कह सकते हो पार्लियामेंट हमारे यहाँ सुप्रीम है, ना आप ये कह सकते हो हमारे यहाँ जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है। क्योंकि बात वही है कि अगर आप पार्लियामेंट की बात करोगे, अब देखो ये बात कैसे सॉल्व होगी, अब आप यहाँ ये बात समझने की कोशिश करना। ना तो आप ये कह रहे संसद सर्वोच्च है, ना आप ये कह रहे न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो बैलेंस कैसे करोगे। अब देखो जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे का काम भी चेक करते हैं। देखो जैसे पार्लियामेंट की बात है, तो पार्लियामेंट को अगर देखोगे तो पार्लियामेंट ना जजेस के बारे में कभी डिस्कस नहीं कर सकती। सिर्फ कब डिस्कस करेगी, जब इम्पीचमेंट की बात आएगी, समझ रहे हो, कि जब महाभियोग के मामले होंगे ना, तब सिर्फ पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, बस। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट की बात करो, वरना इसके अलावा और कोई डिस्कस नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में, मतलब जजेस वगैरह के बारे में, कोर्ट वोट के बारे में, ना कोई राइट नहीं है आपको, ठीक है। अब आओ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही बात है कि वो, उसके पास ये राइट होता है कि वो जितने भी प्रीवियस और एग्जिस्टिंग एक्ट है वो उनको चेक कर सकती है कि हाँ भाई वो संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कानून तो नहीं बन गया गलती से जो संविधान की मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारा सबसे बढ़िया फीचर है क्या, द फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब कहने का मतलब कि हम संघीय भी हैं और एक तरीके से एकात्मक भी हैं, है ना। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये बात सही है कि हमने फेडरल जो फेडरेशन वाला एस्पेक्ट है वो हमने कहां से लिया, कनाडा से, है ना। सो ये कनाडा का एस्पेक्ट है जो हमने फॉलो किया। इसके अलावा आप देखोगे फेडरेशन और भी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। बट एक अच्छी बात यह है कि हम एज इट इज कोई चीज फॉलो नहीं करते, जहां हमें जरूरत होती है हम थोड़ा कॉन्सेप्ट उठाते हैं, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी करके चेंज करते हैं। एक चीज और आपको पता है, इंडिया में डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ केंद्र और राज्य है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पर क्या आपको दिखेगा, बंटवारा दिखता है शक्तियों का, ठीक है। दूसरी बात ये, हाँ ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर ना वैसे फेडरल भी ना देकर क्वाजी फेडरल माना जाता है। मतलब ये कि सारी अथॉरिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में पावर 50-50 शेयरिंग है, नहीं 50-50 शेयरिंग नहीं है। मतलब इनके पास कुछ अथॉरिटी है पर ज्यादा अथॉरिटी सेंटर के पास है हमारे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा आप 7th शेड्यूल की बात करोगे, पावर आपने बांट रखी है, ये तो आपने देखा ही, चलो सेंटर और स्टेट। इसके अलावा आप ये देखोगे ना, लिस्ट की बात हो रही है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट भी है, मतलब कुछ ऐसी 3 लिस्ट जिसके ऊपर कौन कौन मतलब कानून बना सकता है, कोई नियम बनाना हो तो देखो सेंट्रल लिस्ट अलग होगी, स्टेट की लिस्ट अलग होगी, पर ये कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होगी जिसके अंदर स्टेट और सेंटर, ये सी से सेंटर हो गया, एस से स्टेट हो गया, ये दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीमेसी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बात तो अब तक हमें याद हो गई होगी अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें नींद में भी उठा के पूछेगा ना, हाँ भाई इंडिया में सुप्रीमेसी किसकी, तुम सोते सोते बोल दोगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, राइट। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई जुडिशरी पूरे तरीके से आजाद है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी अभी कि पार्लियामेंट में भी आप उसके बारे में तभी डिस्कस कर सकते हो जब इंपीचमेंट की बात हो, कि कोई गड़बड़ी नजर आए तो। अदरवाइज आप और हम बैठकर मतलब पार्लियामेंट के अंदर या संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कभी डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है डिवीजन ऑफ पावर है, पावर बांट रखी है हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हम सबको पता है कि कौन क्या काम करता है, वो आप यहाँ देख भी सकते हैं इजीली। सो ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि इंडिया को जो चीज अच्छी लगी उसने अपनाई भी है चीजें, राइट। जैसे हमारे यहाँ संघीय विशेषताएं हैं तो वो जरूरी थी इसलिए हमने अपना ली, सिंपल। फंडामेंटल राइट की बात देख लो, फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सर्वाइव करना है, डेवलपमेंट करना है, तो फंडामेंटल राइट के बिना आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, राइट। सो अगर आप ब्रिटेन की बात करो, है ना, सो ब्रिटेन में भी क्या है, उन्होंने अपने बिल ऑफ राइट्स दे रखे हैं 1689 से। यूएसए की बात करोगे तो उन्होंने भी अपने लोगों को राइट्स दे रखे हैं। वो बात अलग है कि इनिशियली 10 अमेंडमेंट्स हुए थ्रू दिस बिल ऑफ राइट, राइट। इसके अलावा आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी लोगों को क्या कर रखे हैं,
जो भी भारतीय नागरिक है आपने उनको मौलिक अधिकार दे रखे हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, या फिर तुम चाहे सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब दोनों ही एस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, चाहे हम एमसीक्यू पेपर दें कल को मतलब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, या फिर हम अपने आंसर में लिख रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात ये चैप्टर 3 में मतलब जो आपका अध्याय 3 है उसमें एग्जिस्ट करता है क्या, आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कितना है, 12 से लेकर 35, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ओरिजिनली ये कितने थे, 7 थे, तो ओरिजिनली आपके 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि अब कितने हैं आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी में 6 मौलिक अधिकार है। भाई ये चीज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना कि ओरिजिनली लिखा आ जाए या इनिशियली वर्ड लिखा आ जाए। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस कि भाई इनिशियली ओरिजिनली मतलब 7 हैं मूल रूप से, बाद में 6 हुए हैं, ठीक है। सो कौन कौन से एक बार फटाफट से देख लो। राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी धर्म अपनाओ आपकी आजादी है, ठीक है। एजुकेशन और कल्चर के बारे में आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने खुद के जो भी आपके धर्म में या फिर जो भी आपके जो ट्राइबल्स ग्रुप वगैरह है उनको पूरी फ्रीडम है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी की बात है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ना एक कहते हैं ना संविधान की आत्मा भी कहा है, राइट। सो किसने कहा है ये बात आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अपने नाम के साथ, ठीक है। आई विल वेट फॉर दैट, क्योंकि अगर नहीं पता तो गूगल करके ही बताओगे तो भी चलेगा, बट आई वांट कि कमेंट्स आए इसके, ठीक है। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, अब ये कौन सा राइट हो गया, अब ये लीगल राइट हो गया, ठीक है। कैसे कैसे हुआ मतलब या कौन से आर्टिकल में हुआ वो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक चीज और, 44th अमेंडमेंट एक्ट है ना जिसकी बात अभी मैं कर ही रही थी आपसे। सो इसका ईयर है कब हुआ, ये 1978 में हुआ, ठीक है। एक चीज की अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है बाय चांस, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को होती भी होगी, 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप मेजरली पढ़ते हो, एक तो 42nd वाला पढ़ते हो, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, समझ जाना, ठीक है। एक आप पढ़ते हो 44th वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो इसका ईयर अगर याद करना हो ना बहुत सीधी सी बात है, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। सुन 197 तो कॉमन है दोनों में, 76 78 में कंफ्यूजन होती होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो 4 4 8 ये याद हो गया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, तब भी नहीं हो रहा तो भी भाई सीधी सी बात है, 4 + 2 6, तो 197 इज कॉमन, ये करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी मतलब ट्रिक कह लो या तरीका कह लो याद करने का, जो मर्जी आपको हो, आपकी मर्जी, पर आप इसको याद कर लेना क्योंकि ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे और कई बार आपके पेपर में आ भी जाता है कॉम्पिटेटिव में भी, चाहे आप सब्जेक्टिव लिख के आओ बढ़िया आपका आंसर बनेगा, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, और ये आर्टिकल 300A, ठीक है, 300A के तहत क्या हो गया, अब ये लीगल मतलब कानूनी राइट हो गया है अब ये, ठीक है। सो कानूनी अधिकार हो गया, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो अब ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि कल को कोई बात होती है कुछ भी होता है तो आप इसको कानूनी ये लीगल राइट में ही काउंट करेंगे, ओके। इसके अलावा आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने वैसे 12th में पढ़ा होगा, जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं और जो आर्ट्स वाले नहीं हैं वो इसको ऐसे समझेंगे कि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं या कुछ ऐसे रूल्स, क्या कुछ ऐसी आपकी पॉलिसीज हैं या फिर ऐसी ऐसी एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर सरकार ना काम तो करना चाहती है, पर ये ऐसे नहीं है कि कल को अगर इनका उल्लंघन हो जाए या फिर सरकार इन पे काम ना करे, है ना, या इनके ऊपर पॉलिसी ना बनाए, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो, जैसे फंडामेंटल राइट में अगर मैं आपको राइट टू एजुकेशन नहीं दे रही मैं आपको पढ़ाई करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता, या मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स कि कोई भी फंडामेंटल राइट उठा लो तो आप सीधा सीधा कोर्ट भाग सकते हो कि भाई हमारा इस वाले अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, आप हमें दो, तो कोर्ट तुरंत आपको वो राइट दिलाएगा, तुरंत इमीडिएट एक्शन होगा, ठीक है। जबकि डीपीएसपी में कोई ऐसी बात है नहीं, आ गई बात समझ में। इसके अलावा ये चैप्टर 4 में गिवन है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे आपका फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, ये पीपल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कैसे है, सोशो और इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, और इनकी कोशिश ये रहती है अपलिफ्टमेंट करे पुअर और डाउन टोडन का। कहने का मतलब ये कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये उनका उत्थान कर सके या उनकी भलाई के लिए कार्य कर सके, राइट। बाकी ये बात तो पढ़ी ली हमने कि कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है। एक चीज और, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये ना 3 तरीके से आपके बटे हुए हैं, एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक है गांधीयन और एक है लिबरल प्रिंसिपल, राइट। सो ये आपके कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो जो इसके अंदर आते हैं, मतलब डिवाइडेड हैं, सो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो, मौलिक कर्तव्य, ये आपने पढ़े होंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। देखो ये वो वाली बात है, एक हाथ से लेना दूसरे से देना, सीधी सी बात है कि अगर मैं इसको एक सिंपल टर्म में समझाऊं कि हमारा कर्तव्य होता है, जैसे अगर आपको बदले में कुछ मिल रहा है
तो आपको ना कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, सिंपल सी बात है। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपको अपने देश के प्रति कुछ तो कर्तव्य निभाने ही पड़ेंगे। ये सेम घर वाली बात है कि अगर घर पे हम रहते हैं तो अगर जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लो घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, ठीक है, अगर आप उसको नमस्ते नहीं करोगे, कुछ वो नहीं करोगे, सो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा नहीं पड़ेगा ना। इंपैक्ट आपको नमस्ते करनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर पैर छूने पड़ेंगे जाके, मतलब जिसके यहाँ लड़कियां पैर छूती हैं वो लड़कियां पैर छू लेंगी, जिनके यहाँ जहाँ लड़के छूते हैं छू लेंगे, नहीं तो नमस्ते तो हम कर ही लेंगे अल्टीमेटली, राइट। तो ये आपका कर्तव्य था, ये आपकी ड्यूटी थी कि कोई रिश्तेदार आया, हमने नमस्ते कर ली, ठीक है। बदले में अब वो आपको क्या करेंगे? पैसे देके जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हाँ भाई कोई भी रिश्तेदार आएगा तो छोटे बच्चों को पैसे मिलते हैं, राइट। छोटा या बड़ा हो, मतलब बहुत से यहाँ बहन बेटियों को पैसे दिए जाते हैं। सो अब हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि हम लड़कियां हैं, या ये कह लो बच्चे हैं तो बच्चों को पैसे मिलते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अधिकार मिला, हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं भी लग सकता, पर हाँ समझ में आ जाएगी बात आपको, राइट। सो अगर आपको सरकार बदले में राइट टू एजुकेशन दे रही है, राइट टू फ्रीडम दे रही है, मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है कि हाँ भैया आपको पूरी फ्रीडम है, तो आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है, ठीक है जी। अब आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, अब इतना तो आपका राइट नहीं है ना, मतलब अब आपको ये अगर राइट का फायदा उठाना है, फंडामेंटल राइट का, तो आपको कुछ ड्यूटीज प्ले करनी पड़ेंगी। अब आप ड्यूटीज में आप जैसे देखोगे हमारी टोटल 12 ड्यूटी है जो हम प्ले करते हैं, राइट। सो सॉरी 12 नहीं 11 ड्यूटीज होंगी तुम्हारी फंडामेंटल, है ना। सो ये जो तुम्हारी ड्यूटीज है, पहले 10 थी, है ना, बाद में फिर ये 11 हुई। सो आप एक चीज देखोगे कि जब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो तभी वो चीज हो पाएंगी ना। अब आपको सरकार पूरी आजादी दे रही है, अगर अब हमें पता है हमें नेशनल एंथम का सम्मान करना है, अब आपको फ्रीडम है, आप जो मर्जी करो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होगे या फिर रिस्पेक्ट नहीं करोगे या अपने देश के प्रति मतलब कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दोगे। तो ये हमारी ड्यूटीज है जिसको हमें फुलफिल करना है बिना कहे। ये वो ड्यूटी है जो आपको ना कोई मार के नहीं कराने वाला, ये हमारा कर्तव्य है ना। ये आपकी मतलब कहते हैं ना कि एथिक्स है आपके, ये आपकी मोरालिटी है जो हम सब फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 4 में गिवन है, और आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे, इसको 51A जो आर्टिकल है उसको ऐड किया गया लेटर ऑन, कौन से संविधान संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और एक बात और है, ये ड्यूटीज भी ऐसी हैं जिनको आप कोर्ट से इम्पोज नहीं करा सकते हो। दैट मीन्स ओनली फंडामेंटल राइट है जिनको आप कोर्ट से इम्पोज करा सकते हो या फिर वहां से लागू होते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल नहीं होती हैं। इसके अलावा ड्यूटीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राइट चाहिए तो आपको ड्यूटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना है कि अगर आप अपने पूरे कर्तव्य निभा रहे हो तो आपको आपके अधिकार जो है प्रॉपर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ड्यूटीज में क्या क्या आता है, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की बात हो रही है ना। सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने रिस्पेक्ट करें इन सारी चीजों को, ठीक है, प्रोटेक्ट करें वाइल्ड लाइफ को एंड फॉरेस्ट को। अब ये वो वाली बात हो गई, आपको तो मैंने पूरी फ्रीडम दे दी, आपका फंडामेंटल राइट है तो हम सबको फ्रीडम मिल गई कि चलो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। सो अब इसका मतलब ये तो नहीं है हम कुछ भी करेंगे। तो ये आपकी ड्यूटी है कि कुछ भी करने में मतलब ये नहीं है कि आप जैसे बहुत लोग क्या करते थे, शिकार करते थे ना पहले, तो प्रोटेक्शन एक्ट आया वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि अब क्या है ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है और ये चीज गलत है। जैसे आपको जीने का अधिकार है या जैसे आपको एज अ ह्यूमन आपको अपनी लाइफ जीनी है ना, प्रॉपर अच्छे से, तो क्या आप नहीं चाहते कि जो वाइल्ड लाइफ है आपका वो मेंटेन रहे, है ना। तो वो भी जरूरी है। सो इट इज आवर ड्यूटी कि हम उसे मेंटेन करें, सरकार हमें मेंटेन कर रही है, बात खत्म, है ना। सो ये वाली चीज। इसके अलावा कुछ ऑब्लिगेशन जरूर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको राइट टू फ्रीडम दे दी, राइट टू इक्वालिटी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू फ्रीडम है तो आप कहीं भी चले जाओगे। भाई कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ये वो वाली बात है कि अगर आप देखोगे कि कहीं डेंजर लिखा है, जैसे ये रास्ता बना हुआ है और यहाँ अगर वो डेंजर वाला पॉइंट बना हुआ है, तो अगर आप यहाँ घुस रहे हो जबरदस्ती ये कहकर कि जी हमें तो राइट टू फ्रीडम है, हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं, तो भाई यहाँ सरकार आपको रोकेगी, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ को हार्म हो सकता है, आपकी को हो सकता है, आपके साथ साथ 50 लोगों के लिए और प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो इसको रोका जाएगा। सो ये पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगर हम करें, आपको पता है महात्मा गांधी का ड्रीम था, वो चाहते थे कि जो आपके गाँव है, जो रूरल इंडिया है, वो एम्पावर हो। किसके थ्रू? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत बेसिक सा अंतर है। सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है जब सारी की सारी पावर केंद्र के पास आ जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब सारी की सारी पावर ऐसे बट जाए अलग अलग लेवल्स पर, ठीक है। सो आर्टिकल 40 में बात की गई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आप देखेंगे कि हाँ क्रिएट किया गया क्या
3 टायर्ड लोकल गवर्नमेंट एट रूरल और अर्बन एरिया, मतलब रूरल में वही आपका गांव में पंचायत और अर्बन में वो जो आपका म्यूनसिपैलिटीज हैं, नगर पालिका वगैरह है, वो सारा, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी होती है, तो ये सबसे बेस्ट वे, आप फोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पंचायत लग रही है। ओके, क्रिटिकल असेसमेंट की बात की जाए तो ये हमने पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कि जो जो चीज़ें हैं या कुछ कुछ कमी रह जाती हैं या फिर ऐसा लगता है कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है, तो वो क्या क्या एस्पेक्ट है। ओरिजिनली हमारे 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और ये वाली बात सही है, हमने मतलब 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए और टाइम के हिसाब से हमने अपने आर्टिकल्स और ऐड भी किए, मोर देन 448 के आसपास हमारे क्या हैं आर्टिकल्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर 230 सालों का इतिहास देखा जाए ना यूनाइटेड स्टेट का, तो सिर्फ 29 टाइम्स ही क्या हुआ है उनका अमेंडमेंट या संशोधन हुए हैं। तो आप ये समझ लो हमारे इतने कम टाइम पीरियड में हमने इतनी बार संशोधन किया और इनका इतने कम, मतलब इतने कम संशोधन हुए इतने बड़े टाइम में, राइट। बट ठीक है, जरूरत की बात है कि टाइम के हिसाब से अगर आपको महसूस हो रही है तो आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा इट इज बोरोड वन, कोई कोई कहता है कि उधार का है या बहुत लोग कहते हैं चोरी का है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको उधार या चोरी का कह नहीं सकते। एक्चुअली बात यह है कि आपको जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगी, चाहे यूएस हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, या फिर यूएसएसआर हो, आयरलैंड हो, जर्मनी हो, आपने हर जगह से कुछ कुछ अलग अलग चीजें ली हैं। सो आपको जो चीज अच्छी लगी आपने वहां से वो ले ली, सिंपल, क्योंकि आप इंस्पायर्ड हुए, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय द लीगल ल्यूमिनरीज, कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपके यहाँ जितने भी जो प्रावधान लिखे गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है ना, जो आम आदमी है ना, वो नहीं समझ सकता है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी ऐसे पर्सन को पकड़ना पड़ेगा जो उस बात को समझा पाए या फिर आपके बिहाफ पर लड़ सके। सो कहने का मतलब है, मान लो किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं चलो वो तो समझते हैं, पर आपके यहाँ बहुत सारे इलिटरेट लोग भी हैं, गांव में ऐसे लोग हैं जहां लोग नहीं पढ़ पाए अभी इतना, या फिर लोग नहीं समझते कानूनी भाषा को, सही बात है ना। सो ऐसे में क्या होगा कि भाई उनके अधिकारों का उल्लंघन तो हुआ, वायलेशन हुआ, अब उनको अधिकार चाहिए भी। सो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो सीधा कोर्ट जाए या खुद से बात करे, खुद से लड़े अपने बिहाफ पे। कैसे आप खुद से लड़ोगे? सो कोशिश की जाती है कि लॉयर्स की हेल्प ली जाए, वकीलों की, क्योंकि बिना वकीलों के तो आप कोर्ट में आके नहीं लड़ पाओगे, अपनी बात नहीं प्रूफ कर पाओगे। सो ये चीज़ है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट, वो वाली बात हो गई कि जरूरत के टाइम पर हमने फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट किए हैं, मतलब तभी तो ये वो वाला फीचर है ना, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। मैं आपको बता ही रही थी ना कि हम जरूरत के हिसाब से रिजिड भी हैं, जरूरत के हिसाब से हम फ्लेक्सिबल भी हैं। सो जरूरत के हिसाब से हमने क्या किया है, अपने इसमें चेंजेस भी किए हैं। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी की बात की जाए, सो ये बात सही है कि जो फ्रेमर हैं उन्होंने बेसिक फीचर करके ना कोई वर्ड ऐसे यूज नहीं किया, ठीक है, बट टाइम के हिसाब से धीरे धीरे क्या हुआ, कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें ये बात पॉइंट आउट की गई कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का। मतलब एक कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो बात कह दे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसी बातें कलेक्ट की गई, फिर समझ में आई कि अच्छा ये चीज ऐसे होगी, ये वैसे होगी। सो वो सारी की सारी चीजें यहाँ है। अगर आप देखोगे 1951 की बात हो रही है, तो पहला अमेंडमेंट जो था उसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का चैलेंज किया गया। इसके अलावा आप देखोगे कोर्ट में हेल्ड हुआ क्या, पार्लियामेंट हैज राइट, मतलब यही वाली बात निकल के आई कि भाई जो आपका पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट में, मतलब संविधान का कोई भी पार्ट होगा उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा ये हमने पढ़ाई, 368 के थ्रू होगा, ठीक है, और अनलिमिटेड पावर दे दी, ओके। इसके अलावा आप देखोगे धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन आई, जैसे व्याख्या आने लगी और केसेस में भी। आप देखोगे जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा ही क्या कि अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। बट अगर अब आप बात देखोगे गोलकनाथ केस की, ठीक है, तो यहाँ पर फैसला ही बदल गया, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आप पूरे में नहीं कर सकते। अभी तो कह दिया ना अनलिमिटेड पावर है, फिर पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, कि जो आपका आर्टिकल 368 के तहत है तो आप कुछ चीजों पे कर सकते हो, कुछ पे नहीं। फिर सेम वही वाली बात, फिर प्रॉब्लम उठ के आई केशवानंद भारती केस में, फिर सेम मुद्दा मतलब उठा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और आप इस चीज को देखोगे कि जुडिशरी ने पॉइंट आउट किया कि कुछ सर्टेन फीचर जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी शॉर्ट में बोल देते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और इस तरीके की और भी चीजें। सो इन सब के बारे में बोला गया। इसके अलावा आप देखोगे मिनेरवा मिल्स केस में है ना, स्टेट ऑफ केरला, बनाम राव केस, एसआर बोमाई केस, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे केसेस थे जहां पर ये जजमेंट क्लियर हुई कि आप जरूरत के हिसाब से चेंज तो कर सकते हो, पर क्या छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के अलावा और जो भी चीजें होंगी आप उसमें क्या कर सकते हो, आप बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ोगे, आप इसमें कोई अमेंडमेंट कोई चेंज नहीं करोगे, बाकी रेस्ट ऑफ दी चीजों में आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडमेंट मोर देन, देखो ये बात हमने 50 बार देख ली कि हाँ भैया 100 से ज्यादा बार इसका अमेंडमेंट हुआ है। दैट मीन्स कि देखो रिटर्न है, लॉन्गेस्ट है,
जबकि यूएस का शॉर्टेस्ट है, ये बात हमें पता है, पर हमें ये भी पता है कि जरूरत के हिसाब से हम इसमें चेंज करेंगे और ये अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने कठोरता बनाए रखने के लिए, रिजिडिटी बनाए रखने के लिए मतलब टाइम के हिसाब से चेंज ही ना करो। चेंज सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर आपने पावर किसके हाथ में दी है, लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में है। आपके यहाँ पर जो कंट्री का मुख्य है, जो हेड है, वो इलेक्ट होता है, सब हमने पढ़ा ही। हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ना सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड पहले प्रियम्बल में ऐड नहीं थे, वो लेटर ऑन आपने ऐड करा है 42nd अमेंडमेंट में। कंक्लूजन की बात करें तो ये बात हमें समझ में आ गई थी, बिल्कुल समराइज है कि भाई लीगल डॉक्यूमेंट है, असेंशियल रूल एंड रेगुलेशन है, जिससे आप अपनी पूरी कंट्री को चलाते हो। इसको बनाया किसने, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया प्रॉपर, ठीक है। और एक और चीज है, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, आपके मतलब हेड थे BR अम्बेडकर, ठीक है। 8 मेंबर की जो कमेटी थी, इन्होंने बहुत काम किया लास्ट मूवमेंट पे। इसके अलावा अडॉप्ट हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को, बट इन फोर्स में आया 1950 में। सो ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, इसमें 22 चैप्टर थे, 395 आर्टिकल थे, जबकि आज इनकी परिस्थिति कुछ और है। क्या है आज, कितने टोटल आर्टिकल हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आई विल वेट फॉर दैट, ओके। नाम के साथ बताना, ठीक है, जिससे नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं नाम लूंगी, ओके। याद भी रह जाएंगी इससे चीजें। देखो एक ही मकसद है कि तुम जब टाइप कर देते हो ना, चाहे आप नकल मार के टाइप करो, ठीक है, बस ध्यान रह जाए तुम्हें, बस इतना ही मेरा मकसद है और कुछ नहीं। बेसिक फीचर आपको पता है कि क्या क्या चीजें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमें पता है रिटर्न है, लॉन्गेस्ट है, यूनिटरी स्टेट की बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब जहां आपका शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। सोशलिस्ट स्टेट है, सेक्युलर है, फंडामेंटल राइट देते हैं, DPSP देते हैं अपने लोगों को, फंडामेंटल ड्यूटीज देते हैं, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। सुप्रीमेसी किसकी है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की है। याद है ना, नींद में उठा के पूछेंगे तो कौन है सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज चलता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पर, जुडिशियल रिव्यू पर। हमें ये भी समझ में आ गया था कि भैया ना तो यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है और ना ही आपकी जुडिशरी, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कौन है, मतलब कौन सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे आपके फीचर्स आपने देखा। हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी हमने काफी मतलब ऐसे रिवाइव किया है ना। भले ही 1992 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डाले, बट आप एक चीज देखो कि हाँ आज के टाइम पे आपने गांव गांव तक मतलब वो चीज पहुंचाई है, राइट। इसके अलावा आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जो मिलकर काम कर रही हैं और जो आपकी सरकार के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल रहती हैं और मिलकर काम करती हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहें, राइट। सो ये हो गया आपका पार्ट 1 खत्म। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगा होगा कि लेंथी वीडियो हो गई है, बट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बैकग्राउंड क्रिएट किया था आज मैंने, और हमने शुरुआत में थोड़ी सी बात की थी, सो वो जरूरी थी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का आपका टारगेट है 5000 का, पहुंचा दो बढ़िया आराम से, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।